सिंध पर अरबों ने आक्रमण किस वर्ष में किया था? 66 ईस्वी, 316 ईस्वी, 712 ईस्वी, 1191 ईस्वी। वैसे तो मध्यकालीन भारत के सीमा पर अरबों के आक्रमण की शुरुआत 7वीं शताब्दी के मध्य से ही हो गई थी, लेकिन इसमें अरबों को कोई खास सफलता नहीं मिली और उनके बहुत सारे गवर्नर इस काम में मारे गए। लेकिन 711-12 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हराकर सिंध पर कब्जा कर लिया था। इस आक्रमण के काफी दूरगामी परिणाम हुए। क्या आपको पता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताएं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने? मिथकों के अनुसार ये मस्जिद केवल 2.5 दिन में बनकर तैयार हो गई थी, मगर इस मस्जिद को बनवाने का काम कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में शुरू किया गया और ये 1199 में बनकर पूरी हुई। सूफी संतों के अनुसार इसका नाम मनुष्य के धरती पर बिताए गए छोटे से जीवन को बताता है। क्या आपको पता है कि ऐबक किस राजा का गुलाम जनरल था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा निम्न में से किसने शुरू की? बाबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अकबर ने या हुमायूं ने? ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन की कागज की मुद्राओं से प्रभावित होकर चमड़े की मुद्रा को चालू किया था, लेकिन यह एक असफल प्रयोग रहा क्योंकि लोगों ने चमड़े की नकली मुद्राएं बनानी चालू कर दी। तुगलक के अलावा एक दिन के सुल्तान निजामुद्दीन ने भी चमड़े की मुद्रा चलाने का आदेश दिया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे प्रसिद्ध तुगलकी फरमान क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। तालिकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 में, 1585 में, 1580 में या 1570 में? तालिकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गुटों के बीच हुई थी। इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई। इस युद्ध की हार जीत के कारणों को लेकर अनेक मतभेद हैं और इन कारणों को लेकर आज भी दक्षिण भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम डिबेट चल रही है। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? मंगोल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप पर 1221 से 1327 तक बहुत से आक्रमण किए। इन आक्रमणों में मिली सफलता के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर भी आक्रमण किया और दिल्ली के बाहरी इलाकों तक भी पहुंच गए। इन आक्रमणों में ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। दिल्ली सल्तनत ने इन आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दिया और मंगोल साम्राज्य को भारी क्षति पहुंचाई। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, नानक को, बारबकशाह को या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो ने खुद को भारत का तोता या तूतीय हिंद नाम से बताया था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको उर्दू साहित्य और कव्वाली का पितामह भी माना जाता है। शालीमार बाग के प्रसिद्ध शिलालेख में इन्होंने कश्मीर को धरती की जन्नत बताया और यहाँ लिखी गई लाइनें आज भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीर शैव आंदोलन कहाँ प्रचलित हुआ? उड़ीसा में, असम में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? वीर शैव आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में बसवन्ना और उनके दो सहयोगियों अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी की द्वारा की गई थी। इन लोगों का मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं, इसलिए ये लोग नीची जाति और महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार के खिलाफ थे। ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। क्या आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन बीजक के लेखक थे?
कबीर, नामदेव, गुरु नानक या चैतन्य? बीजक आधुनिक बघेली भाषा में लिखी गई शुरुआती पुस्तकों में से एक है। ये कबीर के द्वारा रची गई सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है और कबीरपंथी लोग इसको फॉलो करते हैं। कबीर की रचनाओं ने न केवल भक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया, बल्कि इनके कुछ दोहों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। क्या आपको कबीर की दूसरी रचनाओं के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। जमात खाना मस्जिद को निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास लाल बलुआ पत्थरों की बनी जमात खाना मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके बेटे खिज्र खान ने करवाया था। यही वजह है कि इसको खिलजी मस्जिद भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों की जातीयता निम्न में से क्या थी? मंगोल, जाट, अफगान या तुर्क? खिलजी गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले दूसरे वंश के राजा थे। इन राजाओं ने दिल्ली सल्तनत पर 30 साल राज किया। वैसे तो इनके पूर्वज तुर्क और अफगान दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन तुर्की के खिलजी लोगों से इनकी निकटता ज़्यादा है, इसलिए इनकी जातीयता तुर्क ज़्यादा थी और अफगान कम। क्या आपको पता है कि खिलजी वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अरबी सिक्का और चांदी का टका चलाया? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। टका या टंका मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में लंबे समय तक मुख्य मुद्रा रही। चांदी का टका और तांबे के जीतल की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। एक टका 175 ग्रेन का हुआ करता था। बाद में बलबन ने सोने का टका भी जारी किया। अगर बात करें अरबी सिक्कों की, तो इन्हें भी सबसे पहले इल्तुतमिश के द्वारा ही चलाया गया था। क्या आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के जिस शासक ने कहा राजपद रिश्तेदारी नहीं जानती, वो है बलबन, इल्तुतमिश, रजिया या अलाउद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का 9वां राजा था। बलबन अपने शासनकाल में नोबल्स पर अपना काबू बनाए रखने के लिए जासूसों का प्रयोग करता था, जिन्हें बरीद बोला जाता था। बलबन अपनी गद्दी को लेकर इतना ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता था कि उसने अपने भाई को भी जहर देकर मरवा दिया था। उसका मानना था कि राजा के पद के आगे रिश्तेदार और जनता बराबर हैं। क्या आपको पता है कि बलबन किस सुल्तान का गुलाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत का निम्न में से कौन सा शासक नहरों का निर्माता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश। तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह का शासन पहले के राजाओं से काफी हटकर था। उसने नए राज्यों को जीतने पर अपनी ऊर्जा नहीं खर्च की, बल्कि उसने स्कूलों, अस्पतालों, नहरों, तालाबों और सरायों का निर्माण पर ज्यादा ध्यान दिया। उसने यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, घग्गर से फिरोजाबाद तक नहरें बनवाई। इन्हीं वजह से उसे फादर ऑफ इरिगेशन भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली सल्तनत के निम्न में से किस शासक ने भूमि नापजोक के पश्चात भूमिक राजस्व तय किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों में किसानों से टैक्स राजा के पास सीधे नहीं जाता था, बल्कि टैक्स को कुछ क्षेत्रीय सरदारों, जिनको खुद मुकदम या चौधरी बोलते थे, उनके पास जमा किया जाता था। बाद में इनके पास से कुछ टैक्स राजा के पास जाता था। चूंकि राजा के पास बहुत कम मात्रा में टैक्स जाता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने
किसानों से सीधे ही टैक्स लेने के लिए भूमि का नाप-जोख चालू किया और इसी के आधार पर टैक्स निर्धारित किया। क्या आपको पता है कि खराज नामक टैक्स किस चीज़ पर लगाया जाता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। भवन निर्माण कला में द्विगुंबद प्रणाली निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुई? खिलजी, लोदी, तुगलक या शार्की? दिल्ली में मुस्लिम शासकों के राज करने से पहले भारत में गुंबद वाली इमारतों का चलन नहीं था, लेकिन गुलाम वंश के शासनकाल में कुछ गुंबद वाली इमारतें बननी चालू हो गई थीं। बलबन का मकबरा और अली दरवाज़ा शुरुआती गुंबद वाली इमारतों के कुछ उदाहरण हैं। कुछ समय बाद में लोदी वंश के समय पहली द्विगुंबदीय इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। सिकंदर लोदी का मकबरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। क्या आपको पता है कि हुमायूं का द्विगुंबदीय मकबरा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पुराना किला निम्न में से किसके द्वारा बनाया गया था? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, हुमायूं या अकबर? वैसे तो बहुत से लोग दिल्ली में स्थित पुराना किला को पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के किले के रूप में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जो किला है उसके निर्माण की कहानी हुमायूं के द्वारा बसाए जा रहे शहर दीन पनाह से शुरू होती है। हालांकि हुमायूं ने इस शहर का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो शेरशाह सूरी से हार गया। बाद में शेरशाह सूरी ने पुराने किले का निर्माण करवाया। क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में और कब हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। चौसा की लड़ाई निम्न में से किस किस के बीच हुई? ऑप्शन 1 शेरशाह सूरी और हुमायूं, ऑप्शन 2 शेरशाह सूरी और राणा सांगा, ऑप्शन 3 राणा सांगा और हुमायूं, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। चौसा की लड़ाई शुरू होने से पहले हुमायूं और शेरशाह सूरी दोनों की सेनाएं करीब 2 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी रहीं। इस दौरान मुगल खेमे में खाने की कमी होने लगी और हुमायूं ने शेरशाह से संधि करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि संधि हो पाती दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और इस युद्ध में हुमायूं की बहुत बुरी तरह हार हुई। कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद हुमायूं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आगरा पहुंच पाया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान में चौसा किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। कृषि विभाग, जिसे दीवाने अमीर को ही कहा जाता है, किसके द्वारा चलाया गया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। उसने सबसे पहले अकालग्रस्त लोगों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई, सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त किसानों के लिए तकावी नाम के कृषि ऋण की व्यवस्था भी की। इसके शासनकाल के दौरान ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। क्या आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अरबी विद्वान ने बनारस में 10 साल तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी, अबू मसीर, फिरदौसी, अल-ख्वारिज़मी? बनारस हजारों सालों से ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। यहाँ पर आकर बहुत से विद्वानों ने अनेक चीज़ों का अध्ययन किया है। इस्लाम के स्वर्ण काल के दौरान ईरान के जाने माने विद्वान अल-बरूनी ने भी यहाँ करीब 1 दशक रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा और इसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में लिखा। क्या आपको पता है कि इस्लाम का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1 देवल देवी खिज्र खान, ऑप्शन 2 तराखी-ए-अलाई, ऑप्शन 3 तुगलकनामा, ऑप्शन 4 कुरान अस-सदाइन? भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था।
खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस-सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराकी या अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564, 1566। इस्लामिक राज्यों में केवल मुस्लिम लोगों को रहने की अनुमति होती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसको देने के बाद वो अपने धर्म की मान्यताओं का पालन कर सकते थे। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद इसे अनेकों बार और अनेकों शासकों ने लगाया और हटाया। अकबर ने इसे 1564 में हटाया, 1575 में दोबारा लगाया और 1579 में फिर से हटा दिया। क्या आपको पता है कि भारत में जजिया कर को हमेशा के लिए किस शासक ने समाप्त किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। पातशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। पातशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है। हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पातशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वेद सायण और माधव नाम से प्रसिद्ध व्याख्याकार निम्न में से किसके दरबार में उपस्थित थे? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय, अलाउद्दीन वहमन शाह। आचार्य सायन विजयनगर साम्राज्य के जाने माने संस्कृत मीमांसा के ज्ञाता थे। अपने भाई माधव के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सी पुस्तकों की रचना की। आचार्य सायन और मध्वाचार्य दोनों ही हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षित थे। कहा जाता है कि आचार्य सायन ने 100 के करीब पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में उन्होंने वेद के सभी भागों पर टिप्पणी की थी। उनकी सबसे प्रमुख रचना वेदार्थ प्रकाश को उन्होंने राजा बुक्का के अनुरोध पर लिखा था। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य किन राज्यों में फैला था? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगलों का पतन निम्न में से किसके काल में प्रारंभ हुआ? जहांगीर के, शाहजहां के, औरंगजेब के, बहादुर शाह प्रथम के। ओटोमन साम्राज्य से मिले नए डिजाइन की बंदूकों और तोपों के दम पर पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने विजय पाकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। आगे आने वाले राजाओं ने इस साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और औरंगजेब के काल में इस साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने के बाद से ही इस साम्राज्य का पतन चालू हो गया और 1858 में ये साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किस राजा को हराया था? कमेंट बॉक्स में बताएं। फतवा आलमगीर निम्न में से क्या था? विधि, पद, खगोल विद्या, राजस्व खाता। फतवा आलमगीरी, अल फतवा आलमगिरिया या फटा अल हिंदिया जैसे नामों से जाने जाने वाला फतवा आलमगीर भारत में कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको बनाने का काम मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 500 इस्लामिक विशेषज्ञों के साथ किया था। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें निजी, परिवार, गुलामों, युद्ध, संपत्ति, अंतर धार्मिक संबंधों, व्यापार और टैक्स आदि से संबंधित कानूनों का जिक्र है। क्या आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं।